हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकली साकिब। तो फाइनली मेटलर्जी का आज थर्ड लेक्चर आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर मेटलर्जी के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। कुछ पोर्शन जो है उसमें पीछे छूट गया था फ्रोथ फ्लोटेशन को, उसको इसमें पूरा फुल हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पोर्शन जो है पीछे वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में है, इस लेक्चर में पूरा फ्रोथ फ्लोटेशन फिर से कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है हमारे पास। फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए पहले आप कुछ चीज़ें समझिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कोई कंटेनर है। कंटेनर में पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में यहां से एयर आती है, यहां से एयर आती है। ठीक है, कुछ बातों को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझिएगा। यकीन मानिए, इससे अच्छा फ्रोथ फ्लोटेशन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, तो कुछ बातों को कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको बहुत सीरियसली आप पढ़िएगा, वन बाय वन करके समझिएगा। ठीक है, देखिए पहले इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या डालते हैं। जाहिर सी बात है, सबसे पहले इसमें पड़ेगा वाटर। वाटर के बाद जो होता है, इसमें हम लोग डालते हैं ओर। ये हमने इसमें ओर डाला, ये दोनों मिल के यहाँ पर एक सस्पेंशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सस्पेंशन लिक्विड बनाते हैं, सस्पेंशन मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपकी कवर की जाएगी, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का यहाँ पे आपका कवर्ड होगा। तो ये दोनों सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है, जब ये डाल चुके हैं, उसके बाद इसमें पड़ता है ज़ेंथेट। क्या पड़ता है बेटा? ज़ेंथेट। ज़ेंथेट के बाद इसमें पड़ता है बेटा क्रिसॉल, क्रिसॉल या पाइन ऑयल। और उसके बाद इसमें पड़ता है थर्ड नंबर, जो लास्ट नंबर है उस पे पड़ता है, इस पे हम लोग डालते हैं एनालीन। ठीक है, तो हम यहां से नंबरिंग डाल देते हैं। एक नंबर पे हमने जो डाला है वो यहां पर हमने डाला है ज़ेंथेट डाला है। 2 नंबर पे जो डालते हैं वो हम लोग क्रिसॉल और पाइनेट डालते हैं। 3 नंबर पे जो पड़ता है वो एनालीन पड़ता है। इसको नंबर देते हैं 1 2 3, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो आप लोग अब यहां से समझ में आ रहा होगा। देखो, ये हमारे पास एक apparatus है। ठीक है, इसको हमने यहां पर इतनी चीजें इसमें डाली जाती हैं, वाटर और ज़ेंथेट, क्रिसॉल, एनालीन। अब समझिए, 2-3 बातें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक तो हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा? सरफेस टेंशन। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो उससे बबल जो बनता है वो आसानी से बनता है। अब थोड़ा सा आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। मान लिया अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन है और उसे मोड़ना चाहे तो वो नहीं मुड़ता है, वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाटर में बहुत ज़्यादा टेंशन है तो अगर उसको मोड़ के बबल बनाना चाहे तो बबल नहीं बनेगा, बबल बस्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर हमको वाटर में बबल फॉर्म करना होता है तो उसका सरफेस टेंशन कम होना चाहिए। एक बात आपसे समझ लीजिएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन उसका बहुत कम होना चाहिए। दूसरी बात आप ये समझ लीजिएगा कि हमारे पास पोलर सब्सटेंस पोलर में ही डिसॉल्व होता है। क्लियर नहीं क्लियर? यहां पर हम कौन सा और लेते हैं? सल्फाइड और। अब पूरी कहानी समझिएगा। कहानी को हम नीचे यहां पर अलग ड्रॉ कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमने यहां पर और डाला। देखो, ये और डाला, और नीचे आएगा। ठीक है, जब और नीचे आता है, अब इसको हम और को इस तरीके से दिखा रहे हैं। देखो, और ये हमारे पास, ये हमारे पास और आ गया। ठीक, इधर हम आपको ज़ेंथेट बना के दिखा रहे हैं। जो ज़ेंथेट हमारे पास होता है, देखो वो इस तरीके से होता है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5, ये हमारे पास ज़ेंथेट होता है। जरा समझिएगा, ये हमारे पास पूरा ज़ेंथेट पार्ट होता है और यहां पर अगर हम सोडियम लगा देंगे तो ये सोडियम ज़ेंथेट कहलाता है, प्लस माइनस सोडियम ज़ेंथेट हो जाएगा। तो ज़ेंथेट का ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला हमारे पास पोलर होता है, आगे वाला पोर्शन। और ज़ेंथेट में ये वाला जो पोर्शन होगा, ये हमारे पास नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। और ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक। जो पीछे वाला पार्ट होता है
हाइड्रोफोबिक होता है। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास ज़ेंथेट का जो आगे वाला पोर्शन होता है पोलर, और जो सल्फाइड ओर होता है वो भी कैसा होता है बेटा? पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर होता है। अब ये और आ गया। अब देखो इसको हम पूरा ना ड्रॉ करके, हमको एक छोटा सा एक जो है इसको, जो ये हमारे पास पूरा ज़ेंथेट है, ज़ेंथेट को हम पूरा ना ड्रॉ करके हम ऐसे बनाएंगे इसको। देखो ज़ेंथेट को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये सल्फर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर C2H5 है। मतलब हम सिंबॉलिक ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, हम पूरा बना नहीं पाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब हमारे पास जो ज़ेंथेट होता है वो आके यहाँ पर चिपकना शुरू कर देता है। किसके ऊपर? ये हमारे पास सल्फाइड ओर के ऊपर चिपकना शुरू होता है। देखो ये इस तरीके से, ये हमारे पास ज़ेंथेट ओर ज़ेंथेट जो होता है वो ओर के ऊपर ये हमारे पास चिपकना शुरू कर देता है। अब किसी भी, ये इसके सरफेस पे चिपक रहा है, जो ये ज़ेंथेट है इस ओर के सरफेस पे जाके चिपक रहा है। अगर इसके सरफेस पे चिपक रहा है तो इस फिनोमेनन को सर क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? इसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? एड्सॉर्प्शन। तो मतलब ये हमारे पास जो ज़ेंथेट हुआ इस ओर के ऊपर एड्सॉर्ब हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब देखिए, अब ओर को तो चारों तरफ इसने घेर रखा है, ये देखो ओर को चारों तरफ घेर रखा है। अब क्या हुआ? इसके जो लास्ट वाला पोर्शन हो गया ओर के इधर वाला, ये कैसा हो गया? हाइड्रोफोबिक हो गया। मतलब अब जो हम इसमें ओर को इसमें डाला, जैसे ओर इसमें पहुंचेगा, यहां पर ओर पहुंचा, देखो ये वाला ओर यहां पर पहुंचा, तो चारों तरफ उसके ज़ेंथेट आ चुका है। अब ज़ेंथेट आने की वजह से ये इसके चारों तरफ जब ज़ेंथेट आ चुकेगा, जब इसके चारों तरफ ज़ेंथेट आ जाएगा और के चारों तरफ, तो इसके चारों तरफ वाटर नहीं अब इससे जो है मिल पाएगा। मतलब ये हमारे पास जो ओर होगा, अब ये वाटर से वेट नहीं होगा, वाटर से गीला नहीं होगा, वाटर से नहीं भीगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये ओर था, ओर को किसने अपने चारों तरफ सराउंड कर लिया? ज़ेंथेट ने। तो ज़ेंथेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ज़ेंथेट ओर को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए ज़ेंथेट को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज़ेंथेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर। ज़ेंथेट ने ओर को कलेक्ट कर लिया। क्लियर नहीं क्लियर? बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ज़ेंथेट ने जब चारों तरफ इस ओर को कलेक्ट कर लिया, तो अब चूंकि ज़ेंथेट का जो पिछला वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए इससे पानी दूर रहेगा, इसलिए इससे पानी दूर रहेगा। अब पिक्चर में आता है तुम्हारा पाइन ऑयल। पाइन ऑयल के दो काम होते हैं। देखो पाइन ऑयल के दो काम होते हैं। एक तो काम ये होता है कि वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कराता है। क्या करता है बेटा? सरफेस टेंशन को डिक्रीज कराता है। अब सरफेस टेंशन को वो डिक्रीज करा रहा है तो उससे फायदा सर क्या हुआ? भाई सरफेस टेंशन को वो डिक्रीज करा रहा है तो उससे हमें फायदा क्या हुआ? सर उसको फायदा ये हुआ कि हमारे पास देखो यहां से हम एयर ब्लो करा रहे हैं, यहां से एयर आ रही है, तो उसको सरफेस टेंशन जब डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर जो वाटर भरा होगा, पानी पूरे में भरा होगा, वो अच्छे से इसमें बबल फॉर्म कर पाएगा। क्या कर पाएगा बेटा? बबल फॉर्म कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पाइन ऑयल ने सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर दिया है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो बबल आसानी से बन जाएंगे, यहां पर बबल बनना शुरू हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? एक तो पाइन ऑयल का यह काम हो गया। दूसरा पाइन ऑयल क्या करता है? ये जो ओर होता है, चूंकि ये हाइड्रोफोबिक हो गया, क्योंकि हाइड्रोफोबिक क्यों हुआ? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या आ गया? ज़ेंथेट हो गया, तो इसके चारों तरफ ऑयल की भी एक लेयर आ जाती है। ये देखो ऑयल की एक लेयर आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप स्टेप वाइज समझिए। ऑयल की एक लेयर आ गई। अब क्या होता है? ये हमारे पास जो बबल बनता है ये भी पाइन ऑयल से बनता है। भाई पाइन ऑयल तो यहां पर भी होगा क्योंकि इसी ने सरफेस टेंशन कम कराया है और इसी की वजह से बबल फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर इसमें भी पाइन ऑयल होता है, इसमें भी पाइन ऑयल होता है, तो ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर एक बबल नहीं होता, ढेर सारे बबल होते हैं, और ढेर सारे बबल को हम लोग बोलते हैं फ्रोथ। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रोथ बोलते हैं। हमने शायद अपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि एक सर्फ एक्सेल का पैकेट लेके आइए और उसको पानी में डालिए, और पानी में डाल के जब उसको यूं यूं करके हिलाते हैं, यूं करके जो है उसको शेक कराते हैं, तो उसके ऊपर देखो फ्रोथ जम जाता है। वो बबल ही तो होते हैं। वैसे ही कुछ फ्रोथ यहां पर बनना शुरू हो जाता है। तो जो ओर होता है, अकेला ओर नहीं, अब ओर को कौन कौन कलेक्ट कर रहा है? ये देखो ओर को कौन कौन कलेक्ट कर रहा है। ओर को एक तो ज़ेंथेट कलेक्ट कर रहा है, दूसरा पाइन ऑयल भी तो कलेक्ट कर रहा है। तो पाइन ऑयल को भी हम कलेक्टर बोलते हैं। ज़ेंथेट भी कलेक्टर है, पाइन ऑयल भी कलेक्टर है। लेकिन पाइन ऑयल का एक काम और होता है, चूंकि वो फ्रोथ बनाने में हेल्प करवा रहा है, इसलिए पाइन ऑयल को फ्रोथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रोथर भी बोलते हैं। तो यहां से क्या होता है? देखो यहां से क्या होता है, ये हमारे पास जो ओर होता है ये इसके साथ चिपक जाता है फ्रोथ के साथ। अब फ्रोथ के साथ चिपक के ये ऊपर चला जाता है क्योंकि फ्रोथ हल्का होता है।
ये इसको ऊपर लेके चला जाता है। यहाँ कहीं पर फ्रोथ अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से सारा फ्रोथ निकालते हैं और निकालने के बाद सुखा लेते हैं और अपना जो है और बाहर निकाल लेते हैं और मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब समझो, यहां से जब हम और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, उसके साथ जो पाइन ऑयल इसमें पड़ा होगा वो भी तो यहां पहुंचेगा, और जब यहां से हम इसको निकालेंगे तो पाइन ऑयल भी खर्च होगा। अब पाइन ऑयल यहां पर क्या हो जाता है, पानी में जो है इस apparatus में पाइन ऑयल घटना शुरू हो जाता है। जब पाइन ऑयल काफी घट जाता है तो उसकी वजह से जो अभी जो ये इसमें फ्रोथ बन रहा था वो फ्रोथ नहीं बन पाता। क्यों नहीं फ्रोथ बन पाता? क्योंकि पाइन ऑयल कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन फिर बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा तो फिर फ्रोथ नहीं बन पाएगा, बबल नहीं बन पाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसलिए हम लोग इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग पहले से ही उसमें एनिलीन डालते हैं। ठीक है, एनिलीन डाल के रखते हैं। एनिलीन से क्या हो जाता है, एनिलीन से क्या होता है बेटा, एनिलीन से होता यह है कि एनिलीन भी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है, जिससे वो फ्रोथ को बनाए रखने में, जो फ्रोथ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो फ्रोथ पहले कौन बनाया, फ्रोथ पहले बनाया हमारे पास क्रिसोल या पाइन ऑयल। ठीक है, फ्रोथ ये बनाया, बात समझ में आई। उसके बाद फिर एनिलीन ने क्या किया, फ्रोथ को स्टेबलाइज कराया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सॉरी, यहां पे क्रिसोल नहीं होगा, यहां पाइन ऑयल होगा, यहां पे होगा एनिलीन या क्रिसोल, वेरी सॉरी, क्रिसोल। ठीक है, 3 नंबर पर। तो हमारे पास एनिलीन और एनिलीन या क्रिसोल जो डाल के रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, ताकि वो फ्रोथ को स्टेबलाइज करते रहे, फ्रोथ कम ना होने दें। तो फ्रोथ को स्टेबलाइज कौन करा रहा है, फ्रोथ को स्टेबलाइज करा रहा है एनिलीन या क्रिसोल। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, फ्रोथ स्टेबलाइजर। बात समझ में आ गई। सल्फाइड ओर के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है, आप लोगों को बता दिया जाता है कि सल्फाइड ओर हल्का होता है, इसकी वजह से हम उसका फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं। नहीं, इस वजह से उसका फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं होता, क्योंकि सल्फाइड ओर पोलर होता है। क्या होता है बेटा, पोलर होता है। ठीक है, और वो जिंथेट के साथ अच्छे से मिक्स हो सकता है, इस वजह से सल्फाइड ओर जो होता है हम लोग यहां इस्तेमाल करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? उसका हल्का होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर पूछा जाए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल वेटेबिलिटी। क्या प्रिंसिपल है इसका, डिफरेंशियल वेटेबिलिटी। मतलब इसमें जो ओर होगा वो किसी और चीज से वेट होगा, जो उसमें गैंग होगा वो किसी और चीज से वेट होगा। डिफरेंशियल वेटेबिलिटी का मतलब ये हुआ। अब इसमें तुमको दिख रहा होगा जो हमारे पास और है वो किस चीज से वेट हो रहा है, वो ऑयल से वेट हो रहा है, वो ऑयल से भीग रहा है। लेकिन जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो किससे भीगते हैं, वो पानी से भीगते हैं। बात समझ में आ रही है? सल्फाइड ओर में जो सल्फाइड ओर होता है उसमें ओर वाला जो पोर्शन होता है वो किससे वेट होता है, किससे जो है भीगता है, ऑयल से भीगता है। जबकि गैंग वाला जो इम्प्योरिटी पार्ट होता है वो किससे भीगता है, वो वाटर से भीगता है। वाटर से भीगने की वजह से वो हैवी हो जाता है। हैवी होके कहां आ जाता है, सरफेस पे। देखो नीचे की तरफ गैंग जमा हो जाता है, ऊपर की तरफ क्या चला जाता है, और चला जाता है। तो इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, और को अलग कर लेते हैं, गैंग को अलग कर लेते हैं। ये कंसंट्रेशन यहां पर हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? एक एक बात समझ में आ गई बेटा? अब यहां पर तीनों का काम बताइए। ज़ेंथेट का काम क्या होता है, कलेक्ट करना, तो वो कलेक्टर कहलाता है। हम पूछे पाइन ऑयल का क्या काम होता है, 2 नंबर पे पाइन ऑयल। पाइन ऑयल के 2 काम होते हैं, कलेक्ट भी कर रहा है, फ्रोथ भी बना रहा है। तो पाइन ऑयल को हम लोग कलेक्टर भी बोलते हैं और फ्रोथर भी बोलते हैं। फ्रोथ बनाने वालों को क्या बोलते हैं, फ्रोथर बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? और एनिलीन या क्रिसोल का क्या काम होता है, जो फ्रोथ बना है उसे कम ना होने दे, उसे स्टेबलाइज रखें, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कैसे होता है, यहां पर जो हमारे पास जो और होता है वो किससे वेट होता है, पाइन ऑयल से वेट होता है, फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास गैंग पार्टिकल होते हैं वाटर के साथ वेट होते हैं, भारी हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से हम लोग सल्फाइड ओर को अलग और गैंग को अलग कर लिया करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए इसमें 1-2 पॉइंट बेटा लिख लीजिए, लिख लीजिए। जो भी पढ़ा रहे हैं बेटा बिल्कुल आपको क्लास के तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी हमारा आप लोग एक बात इसके तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ना मैं आपको एको दिन लाइक के लिए कहूँगा, ना सब्सक्राइब के लिए कहूँगा, ना हम यहाँ पर लाइक के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, ना सब्सक्राइब के लिए पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चे हमसे यहाँ जुड़ रहे हैं उनको कंटेंट अच्छा मिल जाए, ठीक है,
एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, मतलब जो हम ये पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ाने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो उससे क्वेश्चन भी आपके होंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक फुल चाहे जेई हो चाहे नीट हो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आती है। और एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब रीडिंग कतई नहीं होता है कि हम यहाँ पे आपको रीडिंग कराना शुरू कर दें, यहाँ पर आप रीडिंग करते रहे, हम आपको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के सुनाते रहे। नहीं, हर लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है और हर लाइन का वर्ड हमने उठा लिया यहाँ पर। आप जब भी आप हमारे इसको पढ़ाने के बाद जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको लगेगा साकिब सर ने सब कुछ कवर किया है, एक एक चीज़ एक एक वर्ड आपका एनसीईआरटी का जो जो मीनिंग होती है, जो जो मीनिंगफुल क्वेश्चन है सब मैंने उठा लिए हैं। आपको एनसीईआरटी से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कराएंगे वो लिखा के कराएंगे ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो, ठीक है। इसीलिए आप कॉपी पेन उठाएं और जो हम लिखाते जाएं वो लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल हो, ये आपके लिए तमाशा ना, तफरी का सामान ना बने। जो वीडियोस हम प्रोवाइड कराएं उसको आप देख के उससे कुछ आप फ़ायदा लें, सिर्फ मजाक और मस्ती वाली बात ना होने पाए कि आजकल जो चल रहा है कि आप बस मज़े से आप देख लें और तमाम कंट्रोवर्सी हो जाए और आप बस बहुत सारी कंट्रोवर्सी में पड़ जाएँ और उसमें ही सब आप उलझ जाएँ। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखिए, आप इसको पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, सवाल लगाइए, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं मैं लाइक और शेयर के लिए, लाइक और सब्सक्राइबर के लिए मैं यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए बस, ठीक है। उनको पूरी की पूरा उनका कोर्स होना चाहिए और पूरा पूरा कंटेंट होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, हम बीच बीच में पॉइंट्स लिखाते रहेंगे और सारे के सारे पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी से ही उठाएं। क्लियर? चलिए इसको पढ़िए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी हमारे लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़िए, देखिए कितना मजा आता है एनसीईआरटी पढ़ने में आपको। चले बेटा लिखें, लिखिए इसमें, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल वेटेबिलिटी। कौन सा मेथड बेटा? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे मिटा भी देंगे। जो हम लोग फ्लोटेशन पढ़ रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंशियल वेटेबिलिटी पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, द मिनरल पार्टिकल become wet, the mineral particle become wet by oils while gang particle by water, while gang particle by water very sorry next point लिखिए बेटा, impurities become heavy and settle down। इम्प्योरिटी और गैंग, जो गैंग है वो हैवी हो जाती है और सेटल डाउन हो जाती है। कहाँ पे? नीचे की तरफ बैठ जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? चले बेटा एक चीज़ आप बताएं, अगर हम यहाँ पर ये ले लें PBS और ZNS, छोटी छोटी बातें, बड़ी मज़ा आएगा, पढ़िए। PBS ZNS, हमको ये मालूम है ये और है और ये इम्प्योरिटी है। पूरी लिख दे वरना इंपॉर्टेंट समझ लोगे। ये और है और ये क्या है? इम्प्योरिटी। अब और क्या होता है, इम्प्योरिटी क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, वो पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। हम तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें ये और है और ये हमारे पास क्या है? इम्प्योरिटी। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आई, अगर इसको हम सेपरेट करना चाहें, देखो ये भी सल्फाइड और है, ये भी सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड है, तो जो ज़ेंथेट होगा वो किसके पास जाएगा भाई? वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो ये भी ऑयल से वेट हो जाएगा, ये भी ऑयल से वेट हो जाएगा, दोनों ऑयल से वेट हो जाएंगे, दोनों फ्लोथ के साथ ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद दोनों सेपरेट नहीं होंगे। और हमको क्या करना है? कंसंट्रेशन करना है, जिससे हमको जो इम्प्योरिटी है उसे अलग करना है और जो मिनरल वाला पोर्शन है उसे अलग कर देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? लेकिन चूंकि दोनों सल्फाइड है तो अब हम क्या करें? हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई। अभी तक और जो हम सल्फाइड और का जो है हम लोग कंसंट्रेशन कर रहे थे, उसमें जो इम्प्योरिटी होती थी वो सल्फाइड की नहीं होती थी, इसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटी आ गई। अब हम क्या करें? हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक। तो इसके लिए हमने एक काम किया, इसमें हमने एक डिप्रेजेंट डाला। डिप्रेजेंट है NaCN। क्या है बेटा? डिप्रेजेंट NaCN है। ये NaCN होता है, वो डिप्रेजेंट कहलाता है, ठीक। अब समझो वो करता क्या है। अब यहां पर एक CN की बात करो, थोड़ा सा हम जो है एडवांस लेवल पर जाएंगे बात को समझाने के लिए, ठीक है। वैसे रिएक्शन तो 2 मिनट में याद हो जाएगी भाई। NCERT सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बेस्ड थोड़ी ना है,
उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। CN होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आपको मालूम होगा CN होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा अगर आपको बेसिक नॉलेज हो 12th का तो आपको मालूम होगा CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों में PB और ZN में डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है, PB या ZN? ZN डी ब्लॉक एलिमेंट होता है और PB पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। P ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, ZN कॉम्प्लेक्स बनाता है। ZN क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब जब ZN इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या बना देगा, यहां पर Na2 ZN CN का होल 4, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, PBS। जैसा था वैसा ही PBS पड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो ZNS था उसे हम लोगों ने हटा दिया यहां से, ठीक है, एक डिप्रेजेंट डाल के। हमारे पास NaCN क्या है, एक डिप्रेजेंट है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस को खत्म करा दिया ZNS को। अब इसको अगर हम चाहें तो इसका हम फ्लोटेशन कराएं, अब आसानी से जो जेंथेट होगा वो PBS को अपने साथ लेके चला जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? और हमारे पास ये जो हमारे पास जो ZN था उसको ZNS को हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। क्लियर नहीं क्लियर? अब सिर्फ PBS बचा। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम चाहें जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको वापस हम लोग ZNS में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? अगर इसको हम लोग वापस ZNS में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट डाल दिया करते हैं। क्या डालते हैं बेटा? कॉपर सल्फेट डालते हैं। क्या डालते हैं इसमें? कॉपर सल्फेट। Na2 ZN CN का होल 4, इसमें हम लोग CuSO4 डाल देते हैं। क्या डालते हैं बेटा? CuSO4 डाल देते हैं। तो इसमें दो चीजें बनती हैं, एक तो साइनोजन बनता है, साइनोजन गैस बनती है, साथ में जो बनता है वो उसमें बनता है Na3Cu, नीचे बना दें यहां पर Na3Cu CN का होल 4, Na3Cu CN का होल 4। क्लियर नहीं क्लियर? और जो ZNS था वो हमको वापस मिल जाता है। क्लियर है? तो यहां पर जो ये कॉपर सल्फेट है वो एक्टिवेटर का काम करता है। किसका काम करता है? एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक। वापस फिर हमने जो हमारा ZNS खोया था वापस फिर हमने उसे पा लिया, इसको उसने एक्टिवेट करा दी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको PBS और NCERT में ये आपको रिएक्शन नहीं दे रखी है, NCERT में लैंग्वेज में लिख रखा है, हमने इसको रिएक्शन के फॉर्म में आपको बता दिया। जो हमारे पास PBS और ZNS होगा तो उसमें NaCN डालेंगे। ये हमारे पास क्या होता है? डिप्रेजेंट होता है। NS क्या होता है बेटा? NaCN क्या होता है? डिप्रेजेंट होता है। ये इसको यहां पर काहे में कन्वर्ट कर देगा? कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। PBS हमारे पास बच जाएगा, तो इसका हम फ्लोटेशन आसानी से करा लेते हैं। अगर इसको हमको वापस जाना है ZNS को, तो इस जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हम लोग क्या डाल देंगे? कॉपर सल्फेट डाल देंगे। कॉपर सल्फेट इसे एक्टिवेट कर देता है। ध्यान देना, कई जगह पे पूछा गया है, इसमें कॉपर यहां पर +2 फॉर्म में होता है और यहां पर कॉपर +1 के फॉर्म में होता है। आपको बहुत सारी रिएक्शन मिल जाएंगी, आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें यह सवाल पूछा गया हुआ है कि एक्टिवेटर का जब काम करता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो वो +2 फॉर्म में होता है और जो उधर जाता है कॉम्प्लेक्स में जाता है तो वो +1 के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। चलें इसे नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करें बेटा। हो गया? चलो 1 2 3 गो। चलो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने उसको दो पार्ट में बांटा था। आप पिछला लेक्चर देखिएगा, चेक करिएगा। तो एक फिजिकल मेथड था और एक केमिकल मेथड था, ठीक है। अब फिजिकल मेथड के हमने तीनों पार्ट पढ़ा दिए, ठीक है। लास्ट फ्लोटेशन था। अब हेडिंग डालिए केमिकल प्रोसेस। लास्ट हेडिंग डालिए केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के ब्रैकेट में लिख लिए लीचिंग। केमिकल प्रोसेस के ब्रैकेट में लिख लिए लीचिंग। केमिकल प्रोसेस के ब्रैकेट में लिख लिए लीचिंग, ठीक है। लीचिंग हम किसके लिए करते हैं बेटा?
हम बॉक्साइड ओर के लिए करते हैं, ठीक है। सॉरी, बॉक्साइड ओर का फार्मूला क्या होता है? बॉक्साइड ओर का फार्मूला होता है AlOx OH, यहां पे नीचे 3 - 2x, 3 - 2x। क्लियर? यहां पर x की वैल्यू जो होती है बेटा, x की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 1 होती है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अब ये फार्मूला जो बॉक्साइड का है ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। ये फार्मूला आपका कहां दे रखा है बेटा? एनसीईआरटी में ये फार्मूला दे रखा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये बॉक्साइड का फार्मूला याद कर लें, ठीक। तो लीचिंग किसके लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बेटा? बॉक्साइड के लिए कर रहे हैं। आपका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो बॉक्साइड ही दे रखा है। क्लियर नहीं क्लियर? और उसमें दे रखा है कि प्रिंसिपल ओर है लीचिंग के लिए, प्रिंसिपल ओर कौन सा है? बॉक्साइड, ठीक है। इसके लिए प्रिंसिपल ओर कौन सा होता है? बॉक्साइड, ठीक। और बॉक्साइड को आप लोगों ने ये वाला फॉर्म भी पढ़ा होगा, Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। इसको हम लोग बोलते हैं रेड बॉक्साइड। क्या बोलते हैं? रेड बॉक्साइड, ठीक है। एक्चुअल में ये फार्मूला ये भी होता है, आप एनसीईआरटी उठा के देखें, बॉक्साइड का फार्मूला ये होता है। जब यहां पे वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू यहां पे रखेंगे, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0.5 रखेंगे तो आई थिंक ये आएगा 0.5। जो x की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो हमारे पास रेड बॉक्साइड आ जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलें, अब इसी में जो पहला प्रोसेस होता है लीचिंग में वो होता है बेयर प्रोसेस, और वही एक सिंपल आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, बेयर प्रोसेस ही दे रखा है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है बेटा वो बेयर प्रोसेस ही दे रखा है। क्लियर नहीं क्लियर? क्या होता है बेयर प्रोसेस जरा समझिए। हमारे पास Al2O3, बात समझे ना? पूरी बात को एकदम पूरा पैराग्राफ को हमने 3-4 लाइनों में पिरो के रख दिया। आप पूरी बात को समझेंगे, उसके बाद हम बार बार कह रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़े, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो आयरन के ऑक्साइड होता है, TiO2 होता है और SiO2 होता है, सिलिका का ऑक्साइड। ये इसमें इम्प्योरिटी होती है। ये इसमें क्या होती है बेटा? इम्प्योरिटी होती है। जो मेजर इम्प्योरिटी होती है वो इसमें आयरन की होती है और उसकी क्या होती है? माइनर इम्प्योरिटी होती है। ये हमारे पास जो Fe2O3 होती है ये मेजर इम्प्योरिटी होती है, और ये क्या होती है हमारे पास? माइनर इम्प्योरिटी होती है। क्लियर? ये इम्प्योरिटी है किसमें? Al2O3 में हमारे पास आयरन की और उसके Ti की और सिलिका की इम्प्योरिटी है, उनके ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटी है, ठीक। इसमें हम लोग क्या डालते हैं बेटा? NaOH डालते हैं और पानी डालते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जब इसमें सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो बेटा ये हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ये एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ में कन्वर्ट होता है बेटा? एल्यूमिनेट में कन्वर्ट होता है। अब एल्यूमिनेट क्या होता है जरा देखो, इसमें जो यहाँ पर एल्यूमिनेट जो बनता है वो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स होता है ट्वाइस ऑफ Na, बाद में इसको अभी हम वो बैलेंस कर देंगे, AlOH का होल 4, ठीक है। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट तैयार हो गया। क्या हो गया बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट ये बोलता है। और साथ में इसमें जो इम्प्योरिटी होगी वो भी निकल जाएगी। जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है इनसॉल्युबल। जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है बेटा? इसमें इनसॉल्युबल। क्या दिख रहा है आपको? आई थिंक आपको शायद जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी दिखने में। अब सही है, ठीक है। जो इम्प्योरिटी होती है डॉक्टर साहब वो होती है इनसॉल्युबल। अब करते क्या है? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको सब बच्चों को एकदम से समझ में आ जाए। घर में चाय बनाते हैं, सब बनाते होंगे। चाय में क्या डालते हैं? सबसे पहले पानी डाला, फिर चाय की पत्ती डाला, फिर शक्कर डाला, ठीक है। अब उसमें शक्कर तो उसमें सॉल्युबल होती है, पानी में वो घुल गई, और जो चाय की पत्ती होती है वो इनसॉल्युबल होती है, ठीक। अब कोई बहुत ज़्यादा जो रिसर्च वाले बच्चे हों वो ये ना कहे कि चाय की पत्ती का जो है एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाता है, इतना दिमाग मत लगाएं। जितना बता रहे उतना समझे। चाय की पत्ती घुलती नहीं है उसमें। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या करते हैं, घर में देखा होगा छन्नी होती है, छन्ना छन्नी जिसको सीव बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें चाय को डालते हैं तो जितना सोल्यूशन होता है वो एक तरफ आ जाता है, और जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो छन्नी में रह जाता है या छन्ने में रह जाता है ना। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है, छन्ना छन्नी क्या कहा जाए।
वो हमारे पास जो है फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा बोला जाता हो, तो वो चाय की पत्ती तो अलग हो गई और तुम्हारा सोल्यूशन अलग हो गया। क्लियर? बिल्कुल डिक्टो वही काम यहां पर भी करते हैं। देखो ये इम्प्योरिटी हो गई इनसॉल्युबल और ये हमारे पास सॉल्युबल मिक्सचर है। हम लोग क्या करते हैं, सीव लगाते हैं, छन्नी लगाते हैं, छान लेते हैं, तो जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होती वो तो अलग निकल गई। हमारे पास क्या बचा, सोडियम एल्यूमिनेट बचा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छी तरीके से आ रही। क्या किया फिर समझना, हमारे पास Al2O3 था, उसमें हमारे पास 3 तरीके की इंप्योरिटी होती हैं। कौन कौन सी होती है? आयरन की होती है, हमारे पास Ti की होती है, Si की होती है। क्लियर नहीं क्लियर? उसमें हमने क्या डाला, NaOH डाला, पानी डाला, जिससे हमें क्या बन गया, हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बन गया और इनसॉल्युबल इंप्योरिटी अलग हो गई। हमने इसको छाना, जो हमारे पास इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो अलग हो गई और हमारे पास वो मिक्सचर आ गया। मतलब उसमें पानी होगा और सोडियम एल्यूमिनेट होगा। क्या ये जो काम कराया है ये इतनी ही आसानी से हो जाता है? नहीं, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तकरीबन 473 टू 523 केल्विन, इतना टेम्परेचर और तकरीबन 35 टू 36 बार प्रेशर लगाना पड़ता है। एक एक चीज याद कर लिएगा, एक एक चीज एनसीईआरटी की है, लेकिन हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं बेटा। जो पूरी एनसीईआरटी में लिखी है उसको एक सिस्टम में पिरो के आपके पढ़ा रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? हमने क्या लिया, Al2O3 था हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर में हमने, बॉक्साइड ओर में इंप्योरिटी किस किस चीज की थी, आयरन के ऑक्साइड की थी, Ti के ऑक्साइड की थी और सिलिका के ऑक्साइड की थी, ये इंप्योरिटी थी। इसमें हमने क्या डाला, NaOH मतलब बेस डाला और साथ में क्या डाला, पानी डाला, एक्वा सोल्यूशन बनाया। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन बनाने का जैसे गर्म किया, कितने पे गर्म किया, 473 से लेके 523 केल्विन टेम्परेचर तक इसे गर्म किया और इसका प्रेशर कितना रखा बेटा, 35 टू 36 बार प्रेशर इसका रखा। क्लियर नहीं क्लियर? क्या बन गया हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, साथ में इनसॉल्युबल इंप्योरिटी आ गई वेरी सॉरी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी आ गई। अब जो हमारे पास जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी थी, इसको हमने छन्ने से छाना और अलग कर दिया, हमारे पास काम बन गया। ठीक है, अब हमारे पास जो अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए यहां पर ट्वाइस ऑफ NaOH कर लो, यहां पर थ्राइस ऑफ H2O कर लो और यहां पर ट्वाइस ऑफ Na मतलब सोडियम एल्यूमिनेट कर लो, उसके 2 पार्ट ले लो। ठीक, अब ये जो हमने इतना बड़ा पूरा प्रोसेस कराया बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्लियर? स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, अरे भावनाएं समझो, स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग में क्या रखा है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ये देखो यहां पर जो ये हमने ये वाला पूरा प्रोसेस कराया। क्या प्रोसेस कराया, हमने जो बॉक्साइड लिया, बॉक्साइड में NaOH डाला, उसमें पानी डाला, उसको गर्म किया 473 से लेके 523 केल्विन तक, उसका प्रेशर रखा 35 टू 36 बार तक। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ये हमारा डाइजेशन करा दिया। इस डाइजेशन से हमें मिला क्या, इस डाइजेशन से हमें यह मिला कि इंप्योरिटी जो मिली वो इनसॉल्युबल मिली और साथ में सोडियम एल्यूमिनेट मिला। सोडियम एल्यूमिनेट को हमने छान लिया, जिसमें से इंप्योरिटी को अलग कर दिया, सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया हमें। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो गई कि जो SiO2 होता है इज टू सॉल्युबल। एनसीईआरटी लिख रही है, एनसीईआरटी एक लाइन लिख रही है, SiO2 जो होता है टू सॉल्युबल और एंड फॉर्म सिलिकेट। जिस तरीके से सोडियम ने यहां पर सोडियम ने इसके साथ एल्यूमिनेट बना लिया था, उसी तरीके से ये SiO2 के साथ सिलिकेट बना लेता है, सोडियम सिलिकेट बना लेता है। जो इंप्योरिटी यहां पर निकल के गई है उसमें सिलिका नहीं निकला है। दिमाग में रखना, क्यों सिलिका नहीं निकला है, क्योंकि सिलिका इज टू डिसॉल्व, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है और क्या बना लेता है, वो सिलिकेट बना लेता है। जो सिलिकेट बना लेता है तो इसमें से नहीं निकला। अब हमारे पास ये जो यहां ये बना तैयार हुआ है, हमको सोडियम एल्यूमिनेट मिला है NaAlOH का होल 4, तो इसमें ये तो सोडियम एल्यूमिनेट तो हाई है, साथ में इसमें सिलिकेट भी होगा। क्या होगा बेटा, सिलिकेट भी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सिलिकेट भी होगा। मतलब इंप्योरिटी जो निकली है इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन और Ti की इंप्योरिटी निकल के गई। एनसीईआरटी लिख रही है डाइजेशन के बाद जो होता है, क्या होता है डाइजेशन के बाद जब हम इसको लेके आते हैं फिर से, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको यहां से एल्यूमिना चाहिए। क्या चाहिए, हमको बॉक्साइड से एल्यूमिना चाहिए, हमको एल्यूमिनेट नहीं चाहिए, एल्यूमिना चाहिए। ठीक है, और एल्यूमिना क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, Al2O3।
अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर बेवकूफ़ बना रहे हैं, Al2O3 से Al2O3 आपको पाना है। हाँ भैया, Al2O3 से Al2O3 ही पाना है। ये हमारे पास बॉक्साइड होता है, इसमें क्या होता है, पानी भी होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है, इसमें TI का ऑक्साइड भी होता है, इसमें सिलिका की भी ऑक्साइड होता है, इसमें बहुत कुछ मिक्स होता है, इसमें इम्प्योरिटी होती है, तब इसे हम बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बॉक्साइड बोलते हैं। लेकिन जब इसमें से पानी भी निकल जाए, जब इसमें से जो है सारी इंप्योरिटी भी निकल जाए, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। मेरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना, इसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ Al2O3 हो, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। हमको बॉक्साइड से एल्यूमिना चाहिए, मतलब सारी इंप्योरिटीज को हटाना है। हमने 2 इंप्योरिटीज तो हटा दी, हमने NaOH डाला, 3H2O डाला, ये दोनों इंप्योरिटी हट गई, लेकिन ये बच गई। क्यों SiO2 इज टू डिसॉल्व। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, SiO2 इज टू डिसॉल्व, बहुत ज्यादा डिसॉल्व होता है और टू फॉर्म क्या बना लेता है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट बना लेता है। तो यहां पर सोडियम एल्यूमिनेट के साथ सोडियम सिलिकेट भी है इंप्योरिटी के फॉर्म में। हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब, इसमें अब CO2 डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, CO2। जब CO2 डालते हैं तो CO2 डालने से देखो क्या क्या बनता है, जरा समझे रहना। CO2 डालने से यहां पर बनेगा तुम्हारे पास Al2O3.XH2O, XH2O। ध्यान देना, जो Al2O3 यहां बन रहा है, यह हाइड्रेटेड बन रहा है, मतलब इसमें पानी भी है। इसमें क्या है डॉक्टर साहब, पानी भी है। साथ में हमारे पास क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या बनता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब यहां पर जो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है बेटा, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्या बन जाता है, PPT बन जाता है। PPT बन जाता है, मतलब ये प्रेसिपिटेशन का मतलब ये हो गया, PPT बनने का मतलब ये हो गया, ये सॉल्यूशन से अलग होकर नीचे बैठना शुरू कर दिया। लेकिन सर ये इतना आसान नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि ये Al2O3 का PPT नहीं बनता। जब नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ध्यान देना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 इसमें मिला देते हैं। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमारे पास Al2O3 होगा, उसकी वैलेंसीज एक्टिव होती हैं। उसकी वैलेंसीज क्या होती है बेटा, एक्टिव होती हैं। वो क्या करता है, इन लोगों को पकड़ के, जो यहां पर Al2O3 है, इसको पकड़ के क्या करता है, PPT स्टार्ट करा देता है। ध्यान देना, PPT बनना स्टार्ट नहीं हुआ, PPT बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 डालते हैं। वो Al2O3 क्या करता है, इसको पकड़ के ले जाता है, इसका PPT बनाना शुरू कर देता है। देखो ये Al2O3 पुराना हो गया, हम लोगों ने ताज़ा डाला ताकि उसकी एक्टिव वैलेंसी हो और वो PPT बनता है। खुद तो PPT बनाता ही बनाता है, साथ में इसका भी PPT बनाना शुरू कर देता है। क्लियर नहीं क्लियर, मतलब जो पुराने वाले का PPT कौन बनवा रहा है, नया वाला फ्रेश Al2O3। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग। ये एनसीईआरटी लिखती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सीडिंग। यहां पे लिखे दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, पूछा जाए सीडिंग क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे Al2O3.XH2O में फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 जब डालेंगे तो उसका प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग। क्यों, क्योंकि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारे पास Al2O3 होता है, उसके पास एक्टिव वैलेंसीज होती हैं। उसके पास क्या होता है बेटा, एक्टिव वैलेंसीज होती है, जिसकी वजह से वो इसका भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करा देता है। क्लियर नहीं क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सीडिंग बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, Al2O3 तो हमारे नीचे आ गया। ध्यान देना अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से समझ लेना। अब यहां पर Al2O3 तो हमारे पास नीचे, Al2O3.XH2O, पूरी बात करें, Al2O3.XH2O वो तो नीचे बैठ गया। ऊपर जो पानी बचा होगा, ठीक है, उस पानी में सिलिकेट भी होगा। हम लोग फिर क्या करेंगे, छन्नी लगाएंगे और छान लेंगे। हमारे पास जो Al2O3.XH2O ऊपर रह जाएगा और जो पानी के साथ जो बचा हुआ सिलिकेट है वो नीचे चला जाएगा। यानी कि हमारे पास तीनों इंप्योरिटी अब निकल चुकी हैं। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ Al2O3.XH2O है। लेकिन हमें चाहिए अभी भी ये नहीं, हमें चाहिए क्या, Al2O3। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये Al2O3 होता है .XH2O होता है, डॉक्टर साहब इसे हम लोग गर्म कर देते हैं 1470 केल्विन पे, 1470 केल्विन पे इसे हम लोग गर्म कर देते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट होता है बेटा, Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में XH2O जो होगा, जाहिर सी बात है इतना ढेर सारा टेम्परेचर देंगे तो पानी तो उड़ ही जाएगा, गैस फॉर्म में होगा और वो उड़ जाएगा, हमको जो है फ्रेश Al2O3 मिल जाएगा। क्लियर? पूरी बात फिर समझा दें। क्या लिया हमने यहां पर जो लिया वो बॉक्साइड था। सर बॉक्साइड क्यों था? क्योंकि इसमें पानी भी था, इसमें ये सारी इंप्योरिटीज भी थी। ये सारी क्या थी बेटा? इंप्योरिटीज भी थी। हमने क्या किया, उसमें NaOH डाला, NaOH डालने से साथ में पानी डाला, ठीक है। इसने इसको काहे में कन्वर्ट कर दिया? सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट कर दिया। आसानी से कन्वर्ट किया? नहीं, हमको टेम्परेचर देना पड़ा। 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर लगाना पड़ा। हमको प्रेशर कितना देना पड़ा? 35 to 36 है बेटा, ये 36 बार हमको टेम्परेचर देना पड़ा। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें कुछ इंप्योरिटीज निकल गई इनसॉल्युबल, उसको हमने छान के अलग कर दिया, हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया डाइजेशन। क्या बोल दिया बेटा? इस प्रोसेस को हमने बोल दिया डाइजेशन। अब क्या हुआ, अब जरा समझो, यहां पर जो हमारे पास SiO2 होता है, एनसीईआरटी लिखती है इज टू डिसॉल्व, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है और फॉर्म क्या बना लेता है? सोडियम सिलिकेट। मतलब इसके साथ अभी सोडियम सिलिकेट की इंप्योरिटी भी है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे को लेके आते हैं, उसमें CO2 डालते हैं। CO2 जैसे ही डालते हैं तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम Al2O3.XH2O में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में NaHCO3 होता है, ठीक है। साथ में ये सिलिकेट भी बचा रह जाता है, यहां पर सिलिकेट भी जो होता है वो बचा रह जाता है, ठीक है। इसका प्रेसिपिटेशन कराते हैं, होना शुरू होता है, लेकिन चूंकि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेके आते हैं और डाल देते हैं। उसकी एक्टिव वैलेंसी होती है, वो खुद के साथ जो यहां पे मौजूद होता है उसका भी प्रेसिपिटेशन करा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीडिंग, ठीक है। ये हमारे पास चूंकि पीपीटी बना लेता है और पीपीटी सॉलिड होता है, उसको अलग कर लेते हैं छान के। जब छान के अलग कर लिया तो उसमें हमको जो मिला वो Al2O3.XH2 मिला, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। क्लियर? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हाई टेम्परेचर 1470 केल्विन पे उसे हम गर्म करते हैं। जब इतने टेम्परेचर पे हम उसे गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका पानी उड़ जाएगा। भाई किसी भी चीज को इतने टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा। जब पानी इसका ऊपर उड़ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? प्योर, मतलब प्योर नहीं, एल्यूमिना मिलेगा यहां पर। अभी इसकी तो अभी बहुत सारा इसको जो है प्योर करना है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा इसे नोट के लिए फटाफट। जल्दी जल्दी नोट करिए। नोट करने के बाद इसमें एक दो पॉइंट लिख लीजिए। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसमें पॉइंट लिख लीजिए बेटा। पॉइंट लिख लीजिए बेटा, इसमें लिखो सीडिंग इज अ प्रोसेस, सीडिंग इज अ प्रोसेस, सीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच, सीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच freshly prepared hydrated Al2O3 is added, hydrated Al2O3 is added to initiate precipitation, to initiate precipitation, precipitation initiate करने के लिए, to initiate precipitation, to initiate precipitation। क्लियर नहीं क्लियर? इसी में आगे लिखिए because freshly prepared Al2O3 has active valencies, active valencies, active valencies, active valencies। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए बेटा, silicate remains in a solution, silicate remains in a solution and hydrated alumina is filtered, hydrated alumina is filtered। क्लियर? चलिए ये आपका लीचिंग का प्रोसेस हो गया। इसका एक जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस में ये लीचिंग हो गया। इसका एक और प्रोसेस होता है साइनाइड मेथड, और जो साइनाइड प्रोसेस होता है बेटा वो Ag और Au के लिए कराया जाता है। किसके लिए कराया जाता है? Ag एंड Au के लिए कराया जाता है। किसके लिए कराया जाता है? सॉरी, पानी पी ले बेटा। Ag और Au के लिए कराया जाता है, ठीक है। इससे पहले आप इसमें एक बात और समझ लें, जो आपका बॉक्साइड है, बॉक्साइड को दो और तरीके से भी
एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है। एक होता है हमारे पास सरपेक प्रोसेस और एक होता है हॉल प्रोसेस। चूंकि आपका दोनों ही एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन चूंकि एम्स वगैरह में लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए इसमें एक एक पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। यहां पर जो हमने बेयर प्रोसेस जो हमने अभी तुमको कराया है, ये बेयर्स प्रोसेस है। इस बेयर प्रोसेस में जहां पर NaOH लिया था, अगर हम इसको Na2CO3 ले लेते, यहां पर सोडियम कार्बोनेट लेते, तो फिर यही हॉल प्रोसेस हो जाता। एक पॉइंट इसी में बढ़ा लीजिए, लिख लीजिए, इन हॉल प्रोसेस Na2CO3 is used, Na2CO3 is used, ठीक है, उसमें Na2CO3 लेते हैं। लेकिन जो सरपेक प्रोसेस होता है उसको एक बार समझ लिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरपेक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, उसमें जैसे हमारे पास Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O मान लिया हमने ले लिया, यहाँ पर ये हमारे पास बॉक्साइड है। सरपेक प्रोसेस में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन का। जब नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो ये एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, इसको बोलते हैं ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसमें वाटर डालते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती हो तो आपको ये मालूम होगा कि अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो जो मेटल वाला पार्ट होता है वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो नॉन मेटल वाला होता है वो हाइड्रा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोजन का हाइड्रा एसिड मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? NH3 तो बनाएगा भाई। फास्फोरस और हाइड्रोजन मिलकर PH3 बनाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा। कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ना हो तो वो H2 ही बनाएगा, H2O ही बनाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर जो इसका हाइड्रा एसिड बनेगा वो NH3 बनता है और साथ में जो है एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बाद में इसे इसमें क्या करते हैं, इसको भी हम लोग गर्म करते हैं और बाद में Al2O3 हम लोग पा जाते हैं। क्लियर? यहां पर NH3 यहां से निकल जाती है, ठीक। सरपेक प्रोसेस है, इसमें नाइट्रोजन डालते हैं, ALN बनता है, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं तो वो NH3 और एल्यूमिनियम उसमें हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। बाद में इसे गर्म करते हैं और गर्म करके हम लोग क्या पा जाते हैं बेटा, हम लोग एल्यूमिना पा जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन हो गया खत्म। हमने जो इसको बांट रखा था, आपने फर्स्ट लेक्चर देखिए बेटा, जो यहां से देख रहा है, उसके बाद इससे पहले भी 2 लेक्चर आ चुके हैं। आप तीनों को मिला दिए तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, है ना। तो हम यहां पे कंसंट्रेशन पे पहुंच चुके हैं। अब कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन हमने और का करा लिया कंसंट्रेशन। अब अगर हम चाहें तो इसका डायरेक्ट रिडक्शन करा दें और रिडक्शन करा के हम लोग क्रूड मेटल पालेंगे, क्रूड मेटल पा जाएंगे, ठीक है। या हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। पहले इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर इसका बाद रिडक्शन कराएंगे, तब हमको क्रूड मेटल मिलेगा। पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे फिर रिडक्शन कराएंगे तो उसमें क्रूड मेटल मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट इसका रिडक्शन कराएं या ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन कराएं तो ये कैसे तय करते हैं बेटा, जो हम जिसके पास ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, जैसे हमारे पास ऑक्साइड और हो गए, उसका हम डायरेक्ट रिडक्शन करा देते हैं। लेकिन जिनके पास जो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, बाद में उसका रिडक्शन कराते हैं, जैसे में सल्फाइड और हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा, अब यहां पर 2 फिनोमेनन हमारे पास आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है। अब देखो, ऑक्साइड में कन्वर्जन कराएंगे। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो डायरेक्ट रिडक्शन करा लिया, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, तो ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट? देखो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है कैल्सिनेशन, एक हमारे पास रोस्टिंग होती है। पहले इसको इधर लिखें, रोस्टिंग। दूसरा हमारे पास होता है कैल्सिनेशन। क्या होता है बेटा? कैल्सिनेशन। एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि जो रोस्टिंग होती है, इसको जो है बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, in presence of
एयर की प्रेजेंस में करते हैं। और इसको भी हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर में इसे हीट करते हैं रोस्टिंग में। अब चूंकि बहुत सारे वेजिटेरियन होंगे, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो भी रोस्टिंग की जाती है, हम लोगों ने देखा होगा जो रास्ते में रोस्टेड मिलता है वो ओपन में भुना जाता है। किसी चीज़ को भूनना जो होता है वो ओपन एयर में भुना जाता है। तो याद करने का एक तरीका है, तो उसी से हम इसको रोस्टिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, रोस्टिंग कहाँ होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कहाँ होती है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और जो हमारे पास कैल्सिनेशन होता है वो कहाँ होता है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में होता है। एक सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें एक पॉइंट ये है कि बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक क्यों गर्म करते हैं? ज़रा बात को समझ लेना अच्छे तरीके से। होता क्या है, अगर हमने इसको इतना गर्म कर दिया ये मेल्ट हो गए, तो मेल्ट होने पे क्या होता है, इसके अंदर से गैसेस निकलती हैं। मेरी बात को समझे रहना। अगर हमारे पास कोई ये मेटल है, ये हमारे पास देखो सॉलिड मेटल है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से गैसेस जाएंगी। अब गैसेस जाएंगी तो यहाँ से जाएगी गैस, तो यहाँ से अपना रास्ता बना के जाएगी ना, ये गैस जाएंगी रास्ता बना के जाएंगी। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर? अगर ये सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म, मेरी बात समझ रहे ना, अगर ये सॉलिड फॉर्म में ही रहा तो ये रास्ता बरकरार रहेगा, ये रास्ता बरकरार रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर इसको हमने इतना गर्म कर दिया कि ये मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होकर ये अपना जो रास्ता बचा है उसे भर लेगा, जो गैसेस की वजह से रास्ता बन गया उसे भर लेगा। ठीक है, तो इससे हमारा नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान होता है? देखो समझे रहना कि हमारे पास जो ये रास्ता बना है, ये जो रास्ता बना है, इसकी वजह से ये और पोरस हो जाता है। कैसा हो जाता है? पोरस हो जाता है। तो इसमें जो हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग के टाइम पे जो इसमें हम लोग केमिकल्स डालते हैं वो आसानी से अंदर तक, इसके आगे जो हम काम करेंगे, रोस्टिंग के आगे जो इसका जो हम लोग जो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसमें कई सारे इसमें केमिकल डालेंगे, वो इसके अंदर तक पहुंच जाते हैं। चूंकि ये और कैसा हो गया, पोरस हो गया है। लेकिन अगर ये और पोरस नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा, ये सॉलिड हो जाएगा, तो उसमें अच्छे से सारे केमिकल मिक्सअप नहीं हो जाते। इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं कि इसको हीट तो करते हैं लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, मतलब इसको पिघलने नहीं देते। जो मेटल है वो पिघलता नहीं है हमारे पास। अगर मेल्टिंग पॉइंट पे हम ले आए तो फिर मेटल पिघल जाएगा तो फिर वो अपने पोर को बंद कर देगा, तो हमारे पास जो और होगा वो पोरस नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहां और यहां दोनों जगह पे जो और बन जाता है वो बेटा कैसे बन जाता है, पोरस बन जाता है। और बताएं, इसमें जो होता है बेटा वो ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें जो होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। यहां पर जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें जो होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या है जरा देख के बताओ। जैसे हमने ZnS ले लिया, ZnS, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लिया। अब यहां पर क्या बनेगा, ZnO बन जाएगा और साथ में SO2 बन जाएगा। देखो ये गैस बना, और जो गैस बनी वो SO2 जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आई? देखो सल्फाइड और था, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अब यहां पर जो ये हमारे पास सल्फर था, अब इससे एक फायदा ये हुआ कि जो सल्फर वाली इंप्योरिटी थी वो देखो यहां से गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ गई। भाई रोस्टिंग की हमको एक फायदा और भी तो मिल गया यहां पर। क्लियर नहीं क्लियर? अब जितने भी सल्फाइड ओर के एग्जाम्पल हैं वो इसी तरीके से यहां पर इसकी रोस्टिंग हो जाएगी, चाहे PbS हो चाहे Cu2O हो, सब में जो है SO2 बनेगा। 3 एग्जाम्पल NCERT में दे रखे हैं, सल्फाइड के ही दे रखे हैं। इधर आ जाइए, जैसे हम यहां पर ले लेते हैं ZnCO3। अब इसमें ऑक्सीजन तो नहीं होगी ना, सिर्फ इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म कर रहे हैं तो ये कहाँ में कन्वर्ट होगा बेटा, ZnO में कन्वर्ट होगा और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब गैस तो यहां से भी निकल गई, और देखो ये वाला मेटल भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला मेटल भी ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया। अब तुम पूछो कि सर इसमें जो सल्फाइड ओर है उसकी हमने रोस्टिंग क्यों की, उसका हमने कैल्सिनेशन क्यों नहीं किया, और जो हमारे पास कार्बोनेट है इसकी हमने रोस्टिंग क्यों नहीं की, इसका हमने कैल्सिनेशन क्यों किया? क्वेश्चन उठता है ना। तो देखो जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है पहले से, उसका हम कैल्सिनेशन करते हैं, क्योंकि कैल्सिनेशन में आगे हम ऑक्सीजन नहीं लेते। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती है उसका हम रोस्टिंग करते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी हमने रोस्टिंग करा दी। कोई डाउट? क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर देखो ZnO, यहां पर भी मेटल ऑक्साइड बन गया, यहां पर भी मेटल ऑक्साइड बन गया। कुल मिला के अब हमारे पास जो मेटल होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान देना, अभी हमने क्या बताया था? अभी हमने कहीं ये बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर था, अभी कंसंट्रेशन के बाद हमने कहा एक किसी का डायरेक्ट रिडक्शन कराएंगे। डायरेक्ट रिडक्शन हम उसका कराएंगे जिसके पास पहले से ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्साइड ओर। जो बाकी और है जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है उनका पहले रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराने के बाद फिर उसके बाद कहीं पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ऑक्सीडेशन के बाद फिर रिडक्शन कराएंगे उनका। बात समझ में आ रही है या नहीं कि नहीं आ रही है? क्लियर नहीं क्लियर? और ऑक्सीडेशन कराने के दो मेथड आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? एक रोस्टिंग हो रहा है, एक कैल्सिनेशन हो रहा है। रोस्टिंग में ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, लेकिन कैल्सिनेशन में क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है। रोस्टिंग वाला ऑक्सीडेशन है, ये वाला क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब हाई हीट में हमने क्या किया? इसको तोड़ दिया। काहे में तोड़ दिया? ZnO और CO2। क्लियर है नहीं क्लियर है? आपको रोस्टिंग भी समझ में आ गई होगी बेटा, और आई थिंक सो आपको जो है वो भी समझ में आ गया होगा कैल्सिनेशन क्या होता है। बोलो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलो इसके बाद नई हेडिंग लगा लीजिए। नई हेडिंग क्या लगा लीजिए? आपको दो तीन पॉइंट बताते हैं, बढ़िया बढ़िया नोट कर लीजिए। NOT नोट। देखिए थोड़ा सा आप फिर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको फिर से हम ब्रीफ बता दे रहे हैं। हमने कंसंट्रेशन कर लिया था, कंसंट्रेशन कर लिया था। कंसंट्रेशन के बाद हमें करना था रिडक्शन। क्या करना था? रिडक्शन। हम रिडक्शन उनका करते हैं जिनके पास पहले से ऑक्सीजन मौजूद हो, यानी कि ऑक्साइड ओर। जो ऑक्साइड ओर होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन पहले से है उनका डायरेक्ट रिडक्शन कर देते हैं। ठीक। जिनके पास हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होते हैं उनके लिए यहाँ पर दो मेथड हमने किए। या तो हमने उसके लिए कैल्सिनेशन किया, रोस्टिंग की, और या हमने कैल्सिनेशन किया। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से भी हमको ऑक्साइड ही मिला। क्या मिला बेटा? ऑक्साइड ही मिला। तो अगर हमारे पास पहले से ऑक्साइड है तो डायरेक्ट रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। अगर पहले से ऑक्साइड नहीं है तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका रिडक्शन करा देते हैं, और यहां पर हमको क्रूड मेटल मिल जाता है। क्या मिलता है बेटा? क्रूड मेटल मिल जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसी के बीच में दो तीन टर्म आपको बताते हैं। एक टर्म होता है फ्लक्स, एक टर्म होता है फ्लक्स। सर फ्लक्स क्या होता है? एक टर्म होता है फ्लक्स। सर फ्लक्स होता क्या है? देखिए हमारे पास गैंग होता है, जो गैंग होता है अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो गैंग होता है, देखो फिर हम कह रहे हैं एनसीईआरटी को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी में है। क्लियर? जो गैंग होता है, गैंग नॉर्मली हम इसे आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते। भाई गैंग कहीं किसी उसमें और में मौजूद है तो आसानी से इसे हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जिसके साथ ये चिपक जाए, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स। ठीक है, ये गैंग और फ्लक्स मिल जाते हैं तो ये जो बनाते हैं वो स्लैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? स्लैग। SLAG, स्लैग। अब जो स्लैग बनता है, स्लैग जो होता है वो गैंग के मुकाबले में बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। हमको फ्लक्स डालने की जरूरत क्या पड़ी? फ्लक्स डालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर जो गैंग होता है वो आसानी से रिमूव नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसमें गैंग चिपक गया और उसी के सहारे वो स्लैग बन गया। मतलब इन दोनों को मिला के जो बनता है वो स्लैग बन गया। जो स्लैग बना उसे हम आसानी से रिमूव करते हैं, हटा लेते हैं वहां से। क्लियर नहीं क्लियर? पूछोगे सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हमारे पास सिलिका है, सिलिका है और FeO है। देखो FeO है और प्लस SiO2 है। हमारे पास क्या है बेटा? FeO है और SiO2 है। ठीक है, हमारे पास SiO2 जो होता है इसको हम एज अ फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्लक्स। और जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास गैंग है। कहाँ होता है? सल्फाइड ओर में होता है। कहाँ होता है बेटा? सल्फाइड ओर में होता है। ठीक है, कॉपर पाइराइट में होता है, अभी बताते भी। सल्फाइड ओर में होता है। ये क्या करता है? इन दोनों को जोड़ लेता है। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं? FeSiO3। अब जो ये बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग।
क्या बोलते हैं बेटा? स्लैग। और इसे स्लैग ऑफ करना आसान नहीं होता है, मतलब इससे यहां से हटाना आसान होगा इन कंपैरिजन टू आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन ऑक्साइड, कॉपर पायराइट, कॉपर जो पायराइट होता है उसमें आयरन के ऑक्साइड का जो होता है वो क्या होता है? इंप्योरिटी होती है। उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें एक सब्सटेंस डालते हैं SiO2। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? चूंकि ये गैंग था इसलिए इसे हमने फ्लक्स कहा। फ्लक्स कौन होता है? जो गैंग को आसानी से रिमूव कर दे। जो फ्लक्स और गैंग आपस में मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग। ठीक है, स्लैग जो होता है वो इससे जो स्लैग होता है वो गैंग से आसानी से निकल जाता है, गैंग के कंपैरिजन में आसानी से निकल जाता है स्लैग, इसलिए हम उसमें फ्लक्स मिलाते हैं। एक एक बात क्लियर हो नहीं क्लियर हो रही? जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वो हम गैंग को हटाने के लिए होता है। क्लियर नहीं क्लियर? और जो गैंग और फ्लक्स जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही? चलिए पॉइंट लिखिए फटाफट, इसको भी नोट करिए, पॉइंट लिखिए। लिखो, स्लैग सेपरेट्स मोर इजिली फ्रॉम द ओर देन गैंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर आर हीटेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। स्पेलिंग लिख लीजिएगा, REVERBERATORY फर्नेस, FURNACE फर्नेस। अच्छा, आदत पड़ गई बोलने की, तुम लोग तो वैसे गूगल कर लोगे। रिवर्बरेटरी फर्नेस। क्लियर नहीं क्लियर? हमारे पास कोई सल्फाइड ओर होगा, कोई सल्फाइड, जिसे कॉपर पायराइट सल्फाइड ओर ही होता है, बता रहे हैं अभी एग्जाम्पल और इसको एलिब्रेट कर रहे हैं। जो कॉपर पायराइट होता है वो सल्फाइड ओर ही तो होता है। सल्फाइड ओर क्या करता है बेटा? सल्फाइड ओर में जो है हमारे पास वो आयरन के ऑक्साइड की जो है इंप्योरिटी होती है। अब इसको हमको हटाना है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? सिलिका डाल देते हैं, सिलिका का ऑक्साइड डाल देते हैं। वो क्या करता है? इस FeO2 का, यहाँ FeO को यहाँ से हटा ले जाता है। तो जो हमारे पास SiO2 वो फ्लक्स का काम करता है। इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्लैग बोल देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इसको एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको नोट तो कर ही लिया होगा। यही रिवर्बरेटरी वाला फर्नेस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी हेडिंग लगा लीजिए, पार्शियल रिडक्शन। फुल रिडक्शन नहीं, पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, जब हम रिडक्शन कर रहे होते हैं पार्शियल रिडक्शन करते हैं, उसमें ये बनता है स्लैग। कहाँ बनता है जरा देखिए। हम लोग कॉपर पायराइड लेते हैं, कॉपर पायराइड CuFeS2 कॉपर पायराइड लेते हैं। ठीक, ध्यान देना, इसमें होता क्या है? इसमें हम लोग ऑक्सीजन डालते हैं और ऑक्सीजन होती है लिमिटेड। ऑक्सीजन डालते हैं, बहुत ऑक्सीजन नहीं डालेंगे। जब लिमिटेड ऑक्सीजन डालते हैं तो उससे होता क्या है? अच्छा, आयरन की जो है एक्टिविटी, जो आयरन की एक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। आयरन एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। ठीक, तो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ पहले से ही क्या करेगा? और आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कॉपर से पहले रिएक्ट करेगा, कॉपर से ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक, हमने ऑक्सीजन जानबूझकर कम दी है, अब ये क्या बनाएगा? ये आयरन जो होता है ये Fe के जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ FeO बनाएगा। क्या बनाएगा? FeO बनाएगा। लेकिन चूंकि हमने ऑक्सीजन बहुत कम दे रखी है, इसकी वजह से पूरे का पूरा आयरन जो होगा वो ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ आयरन जो होगा वो सल्फाइड में भी बच जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सल्फाइड में बच जाएगा। तो ये हमारे पास Fe2S रह जाएगा, Fe2S। ठीक है, अब इस कॉपर के लिए तो ऑक्सीजन बची नहीं, हमने इतनी ऑक्सीजन दी ही नहीं कि कॉपर का ऑक्साइड बने। लिमिटेड ले रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो आयरन होता है वही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाता है, उसमें को भी कम पड़ जाती है। तो सारा आयरन जो ऑक्साइड नहीं बना पाता है, थोड़ा सा जो है सल्फाइड में भी बच जाता है।
क्लियर नहीं क्लियर? और हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास कॉपर होता है वो तो सल्फाइड बनाएगा ही। जो कॉपर होता है चूंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं बची, वो तो सल्फाइड बनाएगा, ठीक। और साथ में जो कुछ सल्फर होता है वो SO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ध्यान देना, हमने कहा लिमिटेड ऑक्सीजन। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हो क्या आयरन ही सिर्फ बनाता है? देखो होता क्या है, ज़्यादा इस हम जितना हमने पहले बता दिया बस आपको उतना ही याद रखना है। हम चीज़ें तुमको आसान करके बताना चाह रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड जब चीज़ें हो जाएंगी ना, वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। जो चीज़ें याद ना रहें तो उसको पढ़ाने से मतलब क्या रहता है? हमें PhD तो तुम्हें करानी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ने बताया नहीं, इस वजह से बता रहे हैं। देखो होता क्या है, हमारे पास जैसे आयरन है, ये हमारे पास कॉपर है। जो ऑक्सीजन यहां से आएगी, जब ऑक्सीजन देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं आयरन कहेगा नहीं हम तुमसे सीनियर हैं तो सारी ऑक्सीजन हम लेंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। दोनों जो है मेटल है, नॉन लिविंग है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम सीनियर हैं, हमारी एक्टिविटी सीरीज में हम तुमसे ऊपर आते हैं, सारी ऑक्सीजन हम ही लेंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है, ये भी ऑक्सीजन लेगा, FeO बनाएगा, और ये भी हमारे पास ऑक्सीजन लेगा, ये CO बनाएगा, ठीक। लेकिन चूंकि हमने लिमिटेड ऑक्सीजन रखी है तो आयरन जो बच जाता है वो इस कॉपर से ऑक्सीजन को वापस ले लेता है, चूंकि उसकी जो है हमारे पास रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली कॉपर से ऑक्सीजन छीन ही जाती है। तो उस पूरे प्रोसेस में ना जाते हुए सिर्फ तुम्हें हम ये बता रहे हैं, हमने चूंकि लिमिटेड ऑक्सीजन दी है तो ये लिमिटेड ऑक्सीजन ये आयरन जो है ऑक्सीजन लेके FeO बना लेगा, तो यहां पर Cu2S बच जाएगा, ठीक है। और कुछ आयरन भी सल्फाइड के फॉर्म में रह जाएगा, सारा आयरन नहीं निकल पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब यहां पर ये चीज जो होती है, ये हमारे पास इस पूरे जो दो मिक्सचर होता है, जो आयरन सल्फाइड है और कॉपर सल्फाइड है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कॉपर मैट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉपर मैट। इसमें 98% जो होता है, इसमें 98 कॉपर मैट में 98% जो होता है वो Cu2S होता है, और सिर्फ 2% जो होता है वो Fe2S होता है। सिर्फ 2% Fe2S होता है, ठीक है। अब देखो, हमने अभी जो पढ़ा रहे थे, तुमको स्लैग पढ़ा रहे थे, स्लैग में हमने जो एग्जाम्पल बताया था, हमने कहा था NCERT में भी जो लिखा है कि हमारे पास जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर में हमारे पास FeO बन जाता है। देखो ये सल्फाइड ओर था, कॉपर पाइरेट सल्फाइड ओर है, इसका नाम कॉपर पाइरेट है, ठीक है। यहां पर जो FeO बन गया, अब इसे कैसे हटाएं? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, SiO2 डालते हैं, और वही जो ऊपर अभी कराया है उसमें ये स्लैग बन जाएगा। चूंकि स्लैग हल्का होता है, ऊपर तैरने लगेगा, उसे ऊपर से हटा लिया जाएगा, आसानी से जो है FeO वहां से निकल जाएगा, हमको कॉपर मैट मिल जाएगा। बात समझ में आई? और जो सल्फर ऑक्साइड था वो तो SO2 के फॉर्म में पहले ही उड़ गया। बात समझ में आई? स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, गैंग क्या होता है। गैंग आसानी से निकल जाए इसलिए उसे स्लैग में कन्वर्ट कराया जाता है, फ्लक्स को डाल करके। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए पॉइंट लिख लीजिए, एक दो फटाफट लिखिए तो हम आगे बढ़ें। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी। ये हमारे पास लिख लीजिए, जो ये होता है स्लैग जो बना है, ये हमारे पास FeSiO3 होता है, और ये लाइटर होता है, LIGHTER, लाइटर होता है, ठीक है। लाइटर होता है, इसे ऊपर से निकाला जाता है। अब हमें लगता है इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से, यहाँ पे एक पॉइंट चाहे भले लिख लो। द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर। द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर। कॉपर के जो आयरन की रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई आयरन फॉर्म ऑक्साइड फर्स्ट। दैट्स वाई आयरन फॉर्म ऑक्साइड फर्स्ट। इसलिए जो आयरन जो होता है वो पहले ऑक्साइड बनाता है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए एक और हेडिंग लगा लीजिए, एक छोटी सी लास्ट हेडिंग लगा लीजिए, जल्दी लगा लीजिए। सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। इसमें क्या होता है? ये बेटा सेल्फ रिडक्शन होता कहाँ कहाँ है? ये हमारे पास लेड में होगा, कॉपर में होगा, Hg में होगा। सेल्फ रिडक्शन कहाँ होता है? Pb में होगा, Hg में होता है और कॉपर में होता है।
Pb में होगा, Hg में होगा और कॉपर में होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। इसमें होता क्या है, जैसे हमने यहां पर PbS लिया, PbS में हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है, बात समझे रहना। यहां पर ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हम लेते हैं लिमिटेड। अब यहां पर होता क्या है, ये PbO में कन्वर्ट होगा और SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। चूंकि हमने यहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन ली है, इसलिए सारा का सारा PbS जो होता है, वो PbO में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन हमने कैसे ली है, लिमिटेड ली है। तो अब क्या होता है, अब यहां पर एक हमको भयानक चीज देखने को मिलती, भयानक नहीं, बड़ी खूबसूरत सी चीज है, भयानक तो नहीं कहेंगे। केमिस्ट्री इज ब्यूटीफुल। अगर केमिस्ट्री किसी की ना हो तो शादियां ही ना हो। स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री ना हो तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। सल्फर की ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो ये PbS अभी बचा हुआ है, वो हो गया, और यहां पर उसी में ये PbO भी बन गया। सल्फर की जो है ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो करता क्या है, सल्फर इस वाली ऑक्सीजन को लेकर निकल लेता है, तो यहां पर हमको Pb मिल जाता है और यहां पर SO2 बन के ऊपर चला गया। देखो यहां पर PbS का सेल्फ रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया, सेल्फ रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, PbO का अपने आप रिडक्शन हो गया, हमको रिडक्शन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसको बेटा लिमिटेड ऑक्सीजन लिया है तो इसको पार्शियल रोस्टिंग भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना रोस्टिंग, तो कम ऑक्सीजन लिए तो इसको पार्शियल रोस्टिंग भी कुछ लोग कहते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही उसने सल्फर ने ऑक्सीजन को देखा, झम से कूद पड़ी, लाओ हमको लाओ, काम खत्म। यहां पे हमने होशियारी की, हमने थोड़ा सा ऑक्सीजन से अपना काम चला लिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया, जैसे ही वो उसमें PbO में कन्वर्ट हुआ, अब जो बचा वाला PbS था उसके सल्फर कूद के गई, लाओ हमको लाओ, ऑक्सीजन लेके निकल ली, यहां हमको Pb मिल गया, लेड मिल गया आराम से। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा, तो यहां पर हम लेक्चर को रोकते हैं। यह आपका पूरा पोर्शन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो है आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन में आपका कैल्सिनेशन भी हो गया और रोस्टिंग भी हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद जो है हमने स्लैग बता दिया, फ्लक्स बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलिंगम डायग्राम पे होगा, रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लेक्चर है इलिंगम डायग्राम का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए आपको इलिंगम डायग्राम पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बेइंतहा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। लेकिन इलिंगम डायग्राम पूरा आप समझिएगा, पूरा एक लेक्चर में इलिंगम डायग्राम पूरा ख़त्म करेंगे। क्लियर? चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।